Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th and 6th of November 2022. आज संडे का दिन है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हम डिस्कस करेंगे. लकीली आपके लिए एक अच्छी बात है कि फ्रंट पेज में आज ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर सकते हैं. तो यू कैन मूव हेड एंड पेज नंबर 7 पर आप आ सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 3 पेज ऐड के हैं, बाकी 3 में स्टेट न्यूज़ आती है, इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्टली वही तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है यूपीएससी के लिए, है ना. ऐसे नहीं कि हमको कोई भी न्यूज़ आइटम, पॉलिटिकल न्यूज़ इधर उधर की कुछ भी आए तो पढ़ते रहें. सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है आपकी नेवल चीफ्स ऑफ क्वाड इन जापान अहेड ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज. तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं. मेंबर्स क्वाड के हैं 4, जिसमें से आपका पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएस, तीसरा है जापान, चौथा है इंडिया. ठीक है ना. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी है, मालाबार एक्सरसाइज कौन करता है. तो मालाबार एक्सरसाइज भी 4 कंट्रीज करती हैं. एक आपका यूएस करता है, दूसरा आपका जापान करता है, तीसरा आपका इंडिया करता है, और चौथा रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो है आपका दैट इज द ऑस्ट्रेलिया. ठीक है ना. अब ये मालाबार एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुई थी ये 1992 से स्टार्ट हुई थी. द मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 1992 और अभी 2022 में इसको 30 साल पूरे हो जाएंगे. द 30 years ऑफ दिस मालाबार एक्सरसाइज विल कंप्लीट इन 2022, है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे चाइनीज, आप सबको पता है कि चाहे वो क्वाड हो चाहे वो मालाबार एक्सरसाइज हो, चाइनीज उसको अपने अगेंस्ट लेते हैं. तो चाइनीज वेसल युआन वांग 6 जो है वो इंटर कर गया इंडियन ओशियन में वाया द सुंडा स्ट्रेट. सुंडा स्ट्रेट के रास्ते वो इंटर कर गया इंडियन ओशियन में. तब आपके लिए एक अगली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सुंडा स्ट्रेट. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल. तो यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सुंडा स्ट्रेट इज बेसिकली लोकेटेड इन बिटवीन सुमात्रा एंड नीचे यहाँ पे जावा दिख रहा होगा. ऊपर आपको सुमात्रा दिख रहा है ना. इसमें आपको कालियांदा दिख रहा होगा और नीचे आपको यहाँ पे जावा दिख रहा होगा. जावा है ना, जिसमें करीता, अनियार, ये सब अलग अलग पोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे. तो जावा के इधर और इधर ऊपर सुमात्रा, दोनों के बीच में आपको सुंडा स्ट्रेट दिख रहा होगा. सुंडा स्ट्रेट के माध्यम से फिर वो इंडियन ओशन जा सकता है. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक स्ट्रेट में और एक बे में क्या डिफरेंस है. स्ट्रेट में, बे में, गल्फ में क्या डिफरेंस है. अगर आप बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा. बहुत इजी है स्ट्रेट, बे और गल्फ में डिफरेंस. आप मुझे बताने की कोशिश करिए. आई होप यू विल टेल मी. ठीक है ना. अब दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. अब हमारे यहाँ के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक और ग्रुपिंग है जिसको हम बोलते हैं WMPS. WMPS क्या होता है आपका, ये सिंपोजियम होता है ऑन द पैसिफिक. सिंपोजियम ऑन द पैसिफिक बोलते हैं इसको. ठीक है ना. तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. WPNS, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम. वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम. तो याद रखिएगा, इंडिया का जो स्टेटस है वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम में वो एक ऑब्जर्वर का स्टेटस है. तो लेट मी शो यू दैट एज वेल थोड़ा सा. सबसे पहले कि वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम क्या है. तो वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम इज बेसिकली एमिंग टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड स्ट्रेंथन टाइज अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज ऑफ द पैसिफिक नेशंस. जो पैसिफिक नेशंस है उनकी नेवीज का एक कोऑपरेशन ग्रुप है. ये बेसिकली उनकी नेवीज का कोऑपरेटिंग ग्रुप है. एंड इट प्रोवाइड्स अ वेन्यू फॉर डिस्कशन ऑफ मैरीटाइम इशूज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिस एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज ऑफ पर्सनल. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम में, है ना. बेसिकली पैसिफिक नेशंस के लिए है ये. अब यहाँ पे मेंबर्स देखो कौन कौन से. तो आप देखोगे तो आपको वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चाइना, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस दिख रहा होगा. देन रशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, थाईलैंड, टोंगा, यूएसए एंड वियतनाम. ठीक है ना. ऑब्जर्वर्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश, इक्वाडोर, मेक्सिको, श्रीलंका, कोलंबिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम, ये आपको दिखेंगे. ठीक है ना. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इस लिस्ट को देख लेना जरूर, अपने दिमाग में बैठाल करके रखना. तो वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. तो इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा. दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिडैक्ट सेंसिटिव पोर्शन, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ वे आउट ऑफ द सील्ड कवर एफिडेविट्स. अब आपको पता होगा, मैंने आपको सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर काफ़ी बताया है. कई बार सेंटर क्या करता है, बोलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकते हैं या फिर हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं. इस कारण से वो क्या करते हैं, उसको सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाते हैं. सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में देते हैं. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यार देखो, जिसको आप पकड़ रहे हो, जिसको आप, जैसे
अभी मीडिया वन को बंद कर दिया, ठीक है ना। ये केरला में एक सपोज करो न्यूज़पेपर का न्यूज़ का ग्रुप है, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, तो उसको बंद कर दिया। अब आपने उसको बंद करा लेकिन उसको कारण नहीं बताया, बोला कि ठीक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए है, इन सब चीज़ों के कारण हमने आपको बंद किया है। तो ये एक प्रॉब्लम है ना कि आप उनको बता नहीं रहे हो कि क्या एक्चुअली में इशू है, इससे ओपेकनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक काम करो, आप ये कर सकते हो कि जो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ऑप्शंस हैं उनको आप रिडैक्ट कर दो, उनको आप हटा दो अपने पूरे एफिडेविट से, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप उनके सामने पेश कर दो, है ना। तो जस्ट रिमूव द सेंसिटिव पोर्शन। पूरी रिपोर्ट, चूंकि उस रिपोर्ट में कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं इसलिए आप पूरी रिपोर्ट उनको ना दिखाओ। इससे बेहतर आप ये कर सकते हो कि आप उनमें से सेंसिटिव चीज़ें हटा सकते हो और बाकी चीज़ें पूरी उनको शोकेस कर सकते हो। तो दैट विल बी अ मच ईजियर, मच बेटर टास्क टू डू। तो ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सोल्यूशन बताया है कि आप किस तरीके से लोगों के सामने बता भी सकते हो और वो भी कर सकते हो। उत्तराखंड फॉर्म्स नाउ पैनल टू ड्राफ्ट एमबीबीएस सिलेबस इन हिंदी। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन सा स्टेट है जिसने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई का स्टार्ट किया है सिलेबस, और वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ही इंस्पायर होकर के उत्तराखंड ने नाउ मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी प्रमोट करने के लिए कहा है। एंड स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो है वहाँ पे धन सिंह रावत, उन्होंने कहा कि एक कमीशन बनाई जा रही है विच विल फॉर्म द बुक्स एंड द सिलेबस ऑफ एमबीबीएस इन हिंदी। वो हिंदी में सिलेबस बनाएंगे ये सारी चीज़ें। तो दैट इज द थिंग। लेकिन पहला स्टेट जो था वो मध्य प्रदेश था, ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं। श्याम शरण नेगी, इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट वोटर डाइज। श्याम शरण नेगी जी कौन है? ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर माने जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की ये ब्रांड एम्बेसडर भी थे। एंड 3 days आफ्टर कास्टिंग हिज वोट फॉर द 34th टाइम, 34 बार इन्होंने वोटिंग की है श्याम शरण नेगी जी ने। तो इनके बारे में याद रखिएगा, श्याम शरण नेगी इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट वोटर एंड हिमाचल प्रदेश के हैं ये। 34वीं बार इन्होंने अभी रिसेंटली वोटिंग की है एंड ही वॉज 106, 106 साल के थे ये। इनकी अभी रिसेंटली ये इनकी डेथ हुई। सो ही इज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट वोटर, ही सेड टू बी, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल्स एज यूएस एंड साउथ कोरिया एयरफोर्स एक्सरसाइज एंड। तो यहाँ पे यूएस और साउथ कोरिया ने एक एक्सरसाइज की जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने उनके ऊपर अटैक, मतलब उनके ऊपर अटैक नहीं किया, मतलब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, ठीक है ना। अब ये जो एक्सरसाइज, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है विजिलेंट स्टॉर्म। राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज विजिलेंट स्टॉर्म। और ये विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज जो है इट इज एक्सरसाइज बिटवीन अमेरिका एंड साउथ कोरिया। तो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में विजिलेंट स्टॉर्म नाम की एक्सरसाइज हुई। प्योंगयांग ने उसको बोला भी कि एग्रेसिव है, प्रोवोकेटिव है, ये सारी चीजें उन्होंने बोली, बट स्टिल दे डिड द एक्सरसाइज। उसके बाद उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया नॉर्थ कोरिया ने। तो अब देखते हैं क्या किस तरीके से होता है, लेकिन विजिलेंट स्टॉर्म जो हमको मिला वो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं। अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स अंडर थ्रेट वॉन्स यूनेस्को। अब यूनेस्को का ये कहना है, ये थोड़ा न्यूज़ आप ऐसे ही लिख लो क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। तो इनका ये कहना है कि 1/3 जो ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड के ग्लेशियर्स आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्रायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। क्रायोस्फीयर फॉर्म करते हैं मतलब कि ये बर्फ को जैसे रखता है। अब जैसे बर्फ अगर पिघल जाए, सपोज करो ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो जाए तो क्या होगा? उसका नुकसान ये हो जाएगा ना कि ऑब्वियस सी बात है आपके जो सीज हैं उनका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, ये सारी चीजें। तो ग्लेशियर्स कहीं हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड यूनेस्को का ये कहना है कि 1/3 जो ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड के वो ऑलरेडी थ्रेट में है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज के कारण वो ऑलरेडी थ्रेट में है, ठीक है ना। लेकिन जो 2/3 है उनको अभी भी बचाया जा सकता है अगर हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर राइज होने दें, मतलब उसको ना क्रॉस करने दें इस लिमिट को, तो हम इसको अभी भी बचा सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है COP27 के अंतर्गत। जो COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाला है अभी, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा, ऐसा यूनेस्को का कहना है। और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो भी 6 से 18 नवंबर तक होगी बेसिकली। सो उस पर भी ये प्रियोरिटी पे रखी जाएगी
की बात है ना। एंड यूनेस्को इज एडवोकेटिंग फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल फंड फॉर ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन के लिए एक फंड बनाने की बात यूनेस्को ने कही है, सजेशन दिया है कि देयर शुड बी अ इंटरनेशनल फंड फॉर ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो अच्छी बात है, ये आप भी लिख सकते हैं। जैसे कल को अगर आपको आंसर राइटिंग करनी हो तो आप वहां पे ये पॉइंट भी दे सकते हैं कि ग्लेशियर्स के अलग फंड होना चाहिए, सारी चीजें आप दे सकते हैं, है ना। अब यूनेस्को का कहना है कम से कम 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं दे आर होम टू ग्लेशियर्स विच रिप्रेजेंट नियरली 10% ऑफ अर्थ टोटल ग्लेशियराइज्ड एरिया। तो 10% जो अर्थ का ग्लेशियराइज्ड एरिया है वो तो मतलब हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये उन्होंने कहा है, लेकिन अब नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर melting of the glaciers, and that melting of the glacier is responsible for increasing the sea level बढ़ रहा है इस कारण से, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। Over 64,000 people in India die of snake bites each year। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट और आई है, दिस रिपोर्ट इज रिगार्डिंग द स्नेक बाइट। स्नेक बाइट एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के रूप में आई है। इट इज़ अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एंड इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड मेनी अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में ये स्नेक बाइट की समस्या भी आई है ना। अभी रिसेंटली एस्टिमेट लगाया गया है ये बेसिकली रिगार्डिंग दैट ओनली, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ग्लोबल डेथ्स हैं, ग्लोबल डेथ का 80% डेथ जो हो रहा है वो तो इंडिया में ही हो रहा है। याद रखेगा, स्टडी शोज दैट स्नेक बाइट डेथ इन इंडिया आर मच हायर एट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्लोबल डेथ। तो ग्लोबल डेथ्स का 80% डेथ तो इंडिया में ही हो रहा है स्नेक बाइट से, ठीक है ना। इसके अलावा एक और डेटा आया है, एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट जो निकाला गया है, मतलब कि अलग अलग एज स्ट्रक्चर्स अलग अलग कंट्रीज में दे करके कंपैरिजन किया गया है, उसमें इंडिया में 4 पर 1 लाख, हर 1 लाख में 4 लोगों की डेथ जो होती है वो स्नेक बाइट से होती है। इट इज अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली, मतलब ग्लोबली ये सेकंड नंबर पे है। केवल सोमालिया एक कंट्री है जहां पर एज स्टैंडर्डाइज्ड जो डेथ है वो 4.5 आ रही है, इंडिया से ज्यादा आ रही है, ठीक है ना। तो केवल सोमालिया में जो एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ है बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट वो हमसे ज्यादा आ रही है, अदरवाइज हम सेकंड नंबर पर हैं। और ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो 80% डेथ तो इंडिया में ही हो रही है, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि प्रॉब्लम तो है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है अभी तक एक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसको शुरू किया है रिकॉग्नाइज करना, और एक नेशनल सर्वे भी लॉन्च किया है टू एस्टिमेट द बर्डन। आईसीएमआर ने एक नेशनल सर्वे लॉन्च किया है टू एस्टिमेट द बर्डन ऑफ स्नेक बाइट्स इन ऑल। इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है सेंटर लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे टू प्रिवेंट स्नेक बाइट और प्रिवेंटिंग द डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू स्नेक बाइट, है ना। तो कोई भी ऐसा सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्रोग्राम नहीं है जो कि स्नेक बाइट के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे डेथ प्रिवेंट करने के लिए, डिसेबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए काम चल रहा हो, ठीक है ना। स्नेक बाइट के लिए आपको अगर प्रिवेंट करना है तो सिंपल आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने हैं, है ना। डेथ अगर आपको कम करनी है देन यू हैव टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। स्नेक बाइट्स के क्या कर सकते हो, प्रिवेंट अगर करना है तो अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। दूसरा, अगर आपको उसकी डेथ प्रिवेंट करनी है तो ऑब्वियस बात आपको अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से वेनेमस स्नेक्स इंडिया में। देखो, इंडिया में बिग 4 बोलते हैं, 4 वेनेमस स्नेक्स हैं जो कि बिग 4 कैटेगरी में आते हैं। वो हैं 4 नाम लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 जो बड़े वेनेमस स्नेक्स हैं बिग 4 बोलते हैं, उनका नाम है रसल वाइपर, है ना, इसको बोलते हैं डाबोइया रसेली, और दूसरा है कॉमन क्रेट जिसको बोलते हैं बंगोरस सेर्यूलेस, देन इंडियन कोबरा जिसको नाजा बोलते हैं, देन इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर जिसको बोलते हैं एक्किस कैरिनेटस, ठीक है ना। तो ये 4 जो हैं ये हैं द बिग 4। फिर से बता दूं, रसल वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा एंड इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये 4 वेराइटी स्नेक की जरूर याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू एंड द चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करने के लिए तो अभी स्टीयरिंग कमेटी जो ग्लोबल प्रोग्राम की है वो चाहती है कि चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम एंड हो जाए बाय 2030 तक चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम एंड करनी है। हाँ, एक पिछली न्यूज में एक और चीज याद रखिएगा कि 2030 तक जो स्नेक बाइट से होने वाली डेथ है उनको हाफ करने का प्लान
बनाया जा रहा है। तो द एम इज टू हाफ द, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, द टारगेट इज टू हाफ द डेथ्स बाय स्नेक बाइट बाय 2030। तो ये आप थोड़ा लिख लीजिएगा उस न्यूज़ में। हाँ, 2030 तक इंडिया प्लान कर रहा है, इंडिया भी प्लान कर रहा है और ग्लोबली भी प्लान हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज को एंड किया जाए, ठीक है ना। अब अगर ये एंड करना तो ऐसा छोटा प्रोग्राम तो है नहीं, इसके लिए एक ग्लोबल प्रोग्राम है UNFPA, याद रखिएगा UNFPA और यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ तो आपको पता है, UNFPA भी आपको पता है, पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे UNFPA और यूनिसेफ दोनों ने प्लान किया है कि ग्लोबल चाइल्ड मैरिज जो है, ग्लोबल चाइल्ड मैरिज शुड एंड बाय 2030, ठीक है ना। अब इनके एस्टिमेट के हिसाब से 10 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं ग्लोबली दैट कुड बिकम चाइल्ड ब्राइड्स। 10 मिलियन चिल्ड्रन कुड बिकम चाइल्ड ब्राइड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक ग्लोबली। एंड इन इंडिया चाइल्ड मैरिज का एक अच्छा डेटा देखने को मिला है, इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 47.4% इन 2005-06। 2005-06 में चाइल्ड मैरिज का जो परसेंटेज था 47.4 था और अभी 2015-16 में 26.8% है, मतलब कि लगभग 21% का डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग विच हैज हैपेंड इन इंडिया। तो थोड़ा सा, लेकिन अभी भी अगर 21% भी है या 25% भी है, दैट इज स्टिल अ बिग नंबर, है ना। स्टिल दैट इज अ बिग नंबर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की। तो 25% 26% का अगर चाइल्ड मैरिज रेट है तो वो भी बहुत ज्यादा है। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ना केवल चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम बट उसके बाद प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, उसके बाद जो मतलब बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो लड़कियों को, वो सारी समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह कि हमारे इंडिया में क्या जरूरत है करने की, कि अगर हम चाइल्ड मैरिज रोकना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है लॉज स्ट्रांग होने चाहिए, उनका इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन। कौन कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं, उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो जॉब करें, बर्डन ना फील करें पेरेंट्स उनको अपने ऊपर। दूसरा, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम फ्री में एजुकेट करें, फ्री में अवेयर करें, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, है ना। ये सारी चीज़ें अगर हम उनको प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली दे विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा है ये चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम, जैसे जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, झारखंड हो गया आपका, इसके अलावा असम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश में थोड़ा आपको अब देखने को मिला है, अभी सुधार देखने को मिला है, राजस्थान में सुधार देखने को मिला है ना। और कुछ स्टेट जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे भी इंटर स्टेट डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है और एजुकेशन के स्तर पे और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के स्तर पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। लॉस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है 2012 का। ये दोनों प्रोटेक्ट करते हैं ये दोनों एम करते हैं एट प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर राइट्स। लिख लीजिए दोनों को, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 हो गया, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हो गया। दे एम एट प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर राइट्स। देन ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इज वेइंग ऑन द, अब देखो क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑलरेडी बनी हुई है जो कि ये देख रही है कि क्या विमेन की एज 18 से फर्दर बढ़ा करके 21 कर दी जाए कि नहीं कर दी जाए। इसको अभी कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। तो दैट पार्लियामेंट्री कमिटी इज सीइंग वेदर द एज शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 फर्दर, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है अपने को। और जो ये स्कीम्स है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, इन सब का इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हमको और ज्यादा बेटर करना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये तो होगा कल के न्यूज़पेपर में एक दो अच्छी न्यूज़ आइटम्स थे, वो हम जरूर देखेंगे। पहली तो मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो मथुरा वृंदावन जो है, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर एंड इट एम्स टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। एंड ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड जितनी भी 252 वाटर बॉडीज हैं, 24 फॉरेस्ट एरियाज हैं, दे विल ऑल्सो बी रिवाइव्ड एंड ऑल, है ना। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश ने बोला है मथुरा वृंदावन के लिए, याद रखिएगा। ऑल एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन दिया है ईपीएफओ स्कीम में। आप देखो क्या क्या है, इन अ रिलीफ टू एम्प्लॉयज द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज हु हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ज्वाइन द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिन लोगों ने ईपीएफओ स्कीम या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नहीं ज्वाइन की थी, उनको 4 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया गया है
इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑल कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी के लिए ओपन कर दी है ईपीएफओ स्कीम, और 4 महीने के लिए इन्होंने कहा है कि जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं फॉर एनी रीजन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 4 महीने का समय है। Gold has said that employees who were entitled to join the pension scheme but could not do so as they did not exercise the option within the cut-off date. कुछ लोग जो entitled थे और वो cut-off date तक नहीं join कर पाए हैं, they should be given additional opportunity as there existed lack of clarity regarding the cut-off date. पहले भी उन्होंने ये कहा कि जो उस समय cut-off date थी उसकी क्लैरिटी नहीं थी, इस कारण से ईपीएफओ स्कीम में एक्सटेंशन देना चाहिए और 4 महीने का समय लग दिया गया है। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत की है, आर्टिकल 142 के तहत की है। इसके अलावा कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि जो कंडीशन थी इन द 2014 स्कीम, 2014 में कंडीशन थी दैट द एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फर्दर कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 1.16% ऑन द सैलरी एक्सीडिंग 15,000। मतलब सैलरी अगर 15,000 से ज्यादा है तो 1.16% के हिसाब से आपको अलग से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये कंडीशन जो है एडिशनल कंट्रीब्यूशन की फॉर द सैलरी एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड, अगर सैलरी 15,000 को एक्सीड कर रही है तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है ये अल्ट्रा वायर्स कर दिया। तो ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत ये अल्ट्रा वायर्स है ना। एंड उन्होंने हालांकि अभी 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने तक ये इस पे एक्ट नहीं होगा, 6 महीने के बाद लेकिन ये 1.16% जो अलग से लग रहा है ये नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑल द एम्प्लॉयज नाउ कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है क्लियर कट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज आइटम्स थे। इसके अलावा एक दो न्यूज आइटम दिए होगा। इसके अलावा मैं आपको एडिटोरियल पेज में एक बता दूं, हाँ, यहाँ पे रिमोट वोटिंग की बात चल रही है। अब आपको पता है भी रिसेंटली रिमोट वोटिंग की बात चल रही थी, जो पोस्टल बैलेट हो गए है ना, या जिसको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम बोलते हैं, ईपीबीएस बोलते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग का एक तरीका होता है, 2 तरीके मैं आपको बता दूं। पहले तो एक तो रिमोट पोस्टल वाला हो गया कि वहां से एक पोस्ट किया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे निकाला, उसको जोड़ दिया, ठीक है ना। ये पोस्टल बैलेट का जो सिस्टम अवेलेबल है ये किसको अवेलेबल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे एम्प्लॉयज जो बाहर डेपुटेशन बाहर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना, जैसे आर्मी के हो गए, इन सब के हो गए, ठीक है ना। और दूसरा एक तरीका होता है प्रॉक्सी वोटिंग का। प्रॉक्सी वोटिंग का तरीका मतलब कि आपके बिहाफ में कोई और जाकर के वोट कराए, आपके बिहाफ में कोई और जाकर के वोट कराए। हाँ, उसकी थोरो चेकिंग होती है, ये सारी होती है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें एनआरआई को नहीं अवेलेबल है। एनआरआई क्या करता है, एनआरआई को जा करके ही वोट करना पड़ता है। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है एनआरआई को जा करके ही वोट करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो एनआरआईज हैं उनमें कई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट लेबर्स भी हैं, ये भी हैं, वो तो अपना वोटिंग नहीं एक्सरसाइज कर सकते। तो एनआरआईज प्लस ऐसे जो लेबरर्स और ये सब के ग्रुप के लोग हैं, इनके लिए वोटिंग ईजी रहे, इस कारण से गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको भी हम प्रॉक्सी वोटिंग या फिर हम इनको जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है वो अवेलेबल करा दें, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन भी दिया था कि आप डिजिटल वोटिंग का तरीका देख सकते हो कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे ऑथर ने सजेशन ये दिया है कि भाई आप ये देखो कि कौन कितने टेन्योर के लिए दिया है। अगर शॉर्ट टर्म ओवरसीज माइग्रेंट है तो उसको आप पोस्टल बैलेट सिस्टम अवेलेबल कराओ। अगर कोई बहुत सालों से वहां रह रहा है तो आपको कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भैया आप टेन्योर देखो कि कौन कितने समय से गया हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म का है तो उसको आप प्रोवाइड करो, दूसरे को ना कराओ। दूसरी चीज उन्होंने कहा प्रॉक्सी वोटिंग वर्सेस पोस्टल बैलेट में पोस्टल बैलेट इज मच बेटर। प्रॉक्सी वोटिंग एक सही तरीका नहीं है कि आपके बिहाफ में कोई और कर रहा है, क्योंकि इसमें फिर वही है कि एक दूसरे के ऊपर आप ठोकते जाएंगे, दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, या फिर वो किसी और को डेलीगेट तो नहीं कर दे रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने कही। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर एक COP 27 का इशू, आप जहां पे भी COP 27 के नोट्स बना रहे होंगे, देखो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। COP 27 के जो मेजर इशूज हैं, एक तो $10 बिलियन का इशू है, उन्होंने दिया नहीं है। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज पे डाल रही हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज एनर्जी ट्रांसमिशन में मदद नहीं कर रही हैं। ऑथर ने एक इशू और उठाया यहाँ पे, एनर्जी इक्विटी का। उनका कहना है कि भैया देखो बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस अभी भी ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर बिजली ही नहीं आ रही 24/7, और बिजली आना या इलेक्ट्रिसिटी का होना या एनर्जी का होना कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए बिजली का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक एनर्जी इनइक्वालिटी या एनर्जी इक्विटी की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा ऑथर ने इस आर्टिकल में बताया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।